Today we are going to discuss new unit D block element, D block elements. D block elements में मेनली 3D सीरीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि D block एलिमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पीरियोडिक टेबल की। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच फाउंड्स इन दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको कलेक्ट करके उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अरेंज किया मोज़ले ने, और एक टेबल के फॉर्मेट में जो आपको एक टेबल दिखाई देती है दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को, और इससे पे बेस्ड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो वो वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो। अभी मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट पे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की मैं एक डेफिनेशन बता दूँ। पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक के, तो पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड के 10, 20, 30, 40 एलिमेंट्स को आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो आपके पास जो फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वाई, ZR, NB, MO, TC, RU, RH, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। और बाकी आपका लैंथनम, ला, हफ्ता, तेरी, वर्नाले, उसकी इसकी प्लैटिनम, गोल्ड और मर्करी। और एक सीरीज और आती है लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में MSc लेवल तक भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम उसको बात नहीं कर रहे। तो ये एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि पीरियोडिक टेबल में द एलिमेंट्स फ्रॉम थर्ड ग्रुप टू 12 ग्रुप एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ पीरियड एलिमेंट्स, टोटल 40 एलिमेंट्स कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, in the electronic configuration of the element if last electron enters into the d orbital called a d block element। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि 2 वैलेंस शेल होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास। तो ऐसे एलिमेंट जिनके पास 2 वैलेंस शेल होती है, मैं वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्लियर करूँगा उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते समय, तो उन्हें भी डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एक डेफिनेशन ये हो गई। और डी ब्लॉक एलिमेंट में जिनमें 2 वैलेंस शेल होती हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के होने के बावजूद भी इनके पास एक ही वैलेंस शेल होती है, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल फेल होते हैं तो एस वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते हैं। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट का दर्जा नहीं दिया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और बाकी मैं इसके याद करने के आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं 2 सीरीज को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझे। हाउ टू प्रपोज अ गर्ल, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। और फिर इस सेकंड वाली को भी एक और अच्छे से उसे प्रपोज करने के बाद आप एक लाइन कह सकते हो, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को याद भी रख सकते हैं। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक डेफिनेशन मैंने बता दी, 3 डेफिनेशंस बता दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो मैं इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करता हूँ, और आप देखोगे कि इस सीरीज के जितने भी एलिमेंट है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में एंटर करेगा। डी ब्लॉक में एंटर करता है, इसलिए डी ब्लॉक है। 3D में एंटर करता है फोर्थ पीरियड वाले, तो इसे 3D सीरीज एलिमेंट भी कहते हैं। इनके 4D में जाते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो 4D सीरीज एलिमेंट, 5D सीरीज एलिमेंट, 6D सीरीज एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो 3D सीरीज के बारे में ही हमें स्टडी करना है, तो यानी कि हमें इस वाले सीरीज को मेनली फोकस करना है स्कैंडियम से जिंक तक। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। तो 3D सीरीज एलिमेंट में आपने देखा है, अभी ट्रिक के थ्रू भी याद करा दिया। बाकी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक होते हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँ। उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें समझ आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी लगती है मुझे इस यूनिट की, तो ध्यान रखेंगे। स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि ऑबाउ ने बताया था इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 जाता है, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 3D में एंटर करता है, 3D
1, क्योंकि 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, आप काउंट करके देख सकते हैं 4s2 20 फिर 3d 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। और सिंपली याद रखने के लिए s वाले में 2 और 3d वाले में 1। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और दो और कॉपर और जिंक, इन पे बात करूँ तो इनका होता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो अगर हम टाइटेनियम का करें तो यहाँ से यहाँ तक आर्गन 18 भर जाएंगे, एटॉमिक नंबर 18 होता है आर्गन का, यहाँ तक भर गए। देन 4s2 को एक्चुअली बाहर लिख लेना चाहिए जब हम, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। 4s2 वाले जब भर जाते हैं तो 4s की एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर 3d में भरते 3d में ही है 4s2 के बाद 3d2, तो s ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर इसको ऐसे ही सिमिलरली फिर 4s2 3d 3, फिर 4s2 3d 4 होना चाहिए, इसको मैं बताता हूँ अभी। 4s2 3d 5, 4s2 3d 6, 4s2 20 बढ़ जाएंगे, फिर 3d 7, 27 होता है, 2 यहाँ 7 यहाँ, फिर 4s2 3d 8, फिर ऐसा होना चाहिए था 4s2 और 3d 9 और 4s2 3d 10। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके आर्गन 18 यहाँ तक बच जाएंगे, फिर बाकी यहाँ पर देते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सिंपली याद रखने के लिए ये जो डिजिट आ गई है वो 4s में डाल दो और ये जो है वो 3d में डाल दो, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे एक स्टार लगाया है, ये एक एक्सेप्शन केस है, होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का एक्चुअली में इस तरीके से होता है, आर्गन 18, देन 4s1 और 3d 5, ऐसे ना होकर के इस तरीके से होता है। कॉपर की भी एक एक्सेप्शन है, कॉपर ऐसे ना होकर के, कॉपर का होता है आपका 29 है, 4s1 और 3d 10, बैलेंस में इस तरीके से होते हैं। तो एक्चुअली इस तरीके से क्यों होते हैं, ऐसे क्यों नहीं होते, तो इसका एक रीज़न है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल। आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर वो ऐसे होता है तो ये हाफ फिल्ड की कंडीशन है। और अगर हम इसको देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 फुल फिल्ड की कंडीशन को गेन कर लेता है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल ड्यू टू व्हिच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एंड दिस इज नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। तो आपके पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबल होते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बी स्टेबल, तो ये भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। स्टेबिलिटी के रीज़न पे भी मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ कि स्टेबल क्यों होते हैं। वैसे मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये चीज़ एक्सप्लेन किया, वहाँ से भी देख सकते हैं क्लियरली, तो मैं यहीं पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीज़न क्या होता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ही क्यों स्टेबल होते हैं, उनके दो रीज़न हैं। पहला तो है आपके पास सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, जब कोई चीज़ वेल मैनर में अरेंज होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे सपोज आपने कुछ बुक्स ले ली, तो बुक्स छोटी छोटी बुक्स आपने नीचे रखी, बड़ी बड़ी बुक्स ऊपर रखी, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो गिर जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन बड़ी बुक्स आपने अच्छे से नीचे अरेंज करी है छोटी छोटी उसके ऊपर, तो वो वेल मैनर में अरेंज होंगी और ज़्यादा स्टेबली अरेंज होंगी, अरेंजमेंट स्टेबल होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि D4 होता तो ये कुछ इस तरीके से होता, D9 होता तो ये कुछ इस तरीके से होता, बजाय इसके ये इस फॉर्मेट में ज़्यादा स्टेबल सिमेट्रिकल अरेंज हैं। 5 आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, हाफ फिल्ड में 5 आ सकते हैं, तो ये सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, इसलिए हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबल होते हैं। दूसरा रीज़न है एक्सचेंज एनर्जी का। एक्सचेंज एनर्जी, अब ये क्या बोला है इसे समझते हैं। आपके पास यहाँ पर देखो, अगर आपके पास ये D4 होता तो ये इस तरीके का होता, क्योंकि D5 है तो यहाँ पे 3 एक्सचेंज पॉसिबल हो पाते हैं। अगर एक्सचेंज का मतलब कहीं यहाँ जाना फिर वापस आना, इस तरीके से ये जाता तो एक्सचेंज होकर के दूसरा इलेक्ट्रॉन आता, ये यहाँ जाता तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता, लेकिन यहाँ पे से ये यहाँ जाएगा तो एक्सचेंज के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ 3 एक्सचेंज पॉसिबल है, जबकि यहाँ पर 4 एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ये 4 एक्सचेंज पॉसिबल होने का मतलब 4 बार एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी कम हो जाती है और इसीलिए स्टेबिलिटी कम होती है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के केस में एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, रिलीज होने से एनर्जी कम होती है, और एनर्जी और स्टेबिलिटी का कुछ रिलेशनशिप इस तरीके का होता है। दैट इज वाई हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल। तो मैं आपके पास एक पहली प्रॉपर्टी पे बात कर चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबका बता चुका हूँ। दो एक्सेप्शंस होते हैं क्रोमियम और कॉपर में। रीजन हाफ फिट फुलफिल क्यों ही वही क्यों स्टेबल होते हैं, उनके दो रीजंस भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात करता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। पहले हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। अभी मैं इसको इसके ऑर्बिटल को थोड़ा खोल के एक्सप्लेन कर लूँ तो 4s में 2 ऑर्बिटल है, d में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s में d में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है कि जब हम ये वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है और दोनों वैलेंस शेल्स हैं, जब ये वाले मेटल्स या एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं तो कितने कितने चीज़ों के साथ जोड़ करके कंपाउंड बनाते हैं, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर लेते हैं। तो 3D सीरीज के एलिमेंट +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं, मतलब +1 से +7 तक वो जोड़ करके कुछ कंपाउंड्स बना लेते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो 4s से तो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालेंगे तो +3। इसी तरीके से 4s/3d2 इसके लिए करेंगे तो 2 यहाँ से। और हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाले और तब जाकर के वो +2 शो करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलेगा तो +3। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से +3 और 1 और यहाँ से, तो ये +4 तक शो कर लेता है। और ये +2 फिर 1 और +3 और 1 और +4, क्योंकि 3d3 था तो +5 तक भी बना देता है। और यहाँ पर से देखें तो +2 और ये 4s1 होता है, सॉरी 4s1 +1 फिर एक एक करके यहाँ से प्लस। अब देखो ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है तो इसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो आपने आपकी इस कंपाउंड से मुलाकात हुई होगी K2Cr2O7, तो आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सॉल्व करने के बाद x=6 आता है। तो मैं ये कहूँ कि यह हाफ फील्ड है या स्टेबल है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करेगा, ये सच्चाई नहीं है, एक्चुअली ये रियलिटी है। तो रियलिटी बेस्ड है, तो यही रियलिटी है, ये 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन डोमिनेट किए होंगे। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, आप समझ सकते हो। 4s में 2 है तो 2 यहाँ से एक एक करके यहाँ निकालेगा, +3 +4 +5 +6 और +7, 1 2 3 4 5 बार यहाँ से निकालेंगे तो +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेता है। मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा कि हम 4 का एग्जाम्पल देखोगे तो मैं एटलीस्ट यहाँ पर +7 तक भी शो कर लेता है। अगर आप आयरन की बात करो तो +2, आप किसे देखो, इसे मैं थोड़ा सा खोल के बना कर दिखाता हूँ आपको आयरन के लिए। 4s2 और 3d 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 यहाँ से और 1 और यहाँ से, तो +2 और +3 शो कर लेता है। अगर जैसे ही यहाँ से निकालेगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। अब शो नहीं करता है, एज अ बुक्स में बताता है, लेकिन हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी सब बकवास बातें हैं। रियलिटी ये है कि जब आपके आयरन के कंपाउंड तो दुनिया में एग्जिस्ट होते हैं वो +2 और +3 में ही मिले। जिस दिन वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन के कंपाउंड रिसर्च हो जाएंगे तो यहाँ से क्या कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। इसीलिए इन्हें फ्यूचर एलिमेंट्स भी बोला जाता है और फाइंशन एलिमेंट्स तो बोला ही जाता है। बाकी आप यहाँ पे से देखोगे तो यहाँ पर से ये D7 होता तो +2, फिर यहाँ से एक निकालेगा +3 और +4, ये +4 तक कंपाउंड बना देता है। इसकी बात करें तो +2 यहाँ से, फिर ये D8 5 6 7 8, तो ये निकलेगा ये निकलेगा ये निकलेगा, तो 1 2 3 बार यहाँ से निकालेगा तो +5 तक कंपाउंड बना देता है। और आयरन इसकी कॉपर की बात करें तो कॉपर +1, अब देखो ये फुलफिल्ड है तो स्टेबल है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन +2 भी शो कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड +1 शो करता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पे ये +2 भी शो कर देता है। तो कॉपर के दुनिया में ऐसे कंपाउंड है जो +1 +2 में हाफ फील्ड फुलफिल्ड सब बकवास। और यहाँ से हम जिंक की बात करें तो जिंक सिर्फ +2 ही शो करता है, फुलफिल्ड है नहीं निकालता, लेकिन अब जिस दिन निकालेगा तो मे भी तब बात कर सकते हैं, तो उसके कंपाउंड ऐसे रिसर्च नहीं होते। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात कर सकते हो। आपने देखा होगा कि +1 से लेकर के +7 तक मैक्सिमम 3D सीरीज के एलिमेंट शो कर लेते हैं। अब मैं इसके रीजन पे भी बात कर लूँ कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक क्यों शो कर लेते हैं, कैसे शो कर लेते हैं। अगर उसके रीजन की बात करें तो जिस समय 4s और 3d ऑपाउ के अकॉर्डिंग 4s और 3d की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है, ऐसा ही ऑपाउ ने कहा था। तो 4s और 3d की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। 4s और 3d ऑर्बिटल की एनर्जी जब ऑलमोस्ट सेम होती है, 4s और 3d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो जिस समय 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं
तो 3D से खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं। एक रीज़न वेरिएबल वैलेंसी शो करने का। दूसरा रीज़न वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक कैसे शो कर लेता है कि जैसे ही 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये अपने आप को अनस्टेबल फील करता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जैसे डी, उसे पता है कि अगर मैं वो बाहर निकाल देगा तो डी 0 हो जाएगा। डी 0 हो जाएगा तो वैकेंट, हाफ फील्ड और फुल फील्ड में स्टेबल होते हैं। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो ऐसा करते रहते हैं, इसीलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं। तो दो रीज़न मैंने आपको बता दिए इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के। 4s से निकालते हैं तो 3D की एनर्जी दोनों सेम होने की वजह से यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से भी खुद ब खुद निकल जाते हैं। दूसरा रीज़न जब हम 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं IP दे करके तो आपके पास 3D वाले ऑर्बिटल अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते रहते हैं। ये रीज़न सारे दिल की तसल्ली देने वाले हैं, एक्चुअली आंसर लगाने वाले हैं क्वेश्चन पूछा जाए तो। बाकी तो रियलिटी तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वगैरह बहुत चीज़ें हैं, बाद में बात करेंगे। अभी मैं 2 प्रॉपर्टीज़ पे बात कर चुका हूँ, तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करता हूँ, कलर प्रॉपर्टी। इस 3D सीरीज के एलिमेंट्स की मैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी कलर प्रॉपर्टी पे मैं बात करता हूँ। तो कलर प्रॉपर्टी का जो खेल है सारा इस पे डिपेंड करता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर। अनपेयर क्या होते हैं? अनपेयर वो होते हैं जो पेयरिंग में नहीं होते, जो सिंगल सिंगल होते हैं, वैलेंटाइन नहीं बना पाते। तो जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिन डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो आपके कलरफुल हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। और जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो वो आपके कलरलेस नेचर के होते हैं, या वो कलर्ड नेचर उनका कलरलेस होता है। ये आपको याद रखना है। और इसी के बेसिस पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करना मैं यहीं कर लेता हूँ। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के पी से आप याद रख सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, हिंदी में हम चुंबकीय कहते हैं। और जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं वो डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं हिंदी में। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के। जैसे आपके पास Sc2+, Ti2+, वेनेडियम +3, मैग्नीज +4, आयरन +2, Cu+2, Zn+2। अब ये बताना है कि ये जितने भी 3D सीरीज के जो आयन्स हैं ये कलरफुल है या कलरलेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कलरफुल है या कलरलेस है तो आपको ये देखना है। तो आपको पता है इसके नियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मैं सिखा चुका हूँ 4s2 3d1। पहले ये आउटर मोस्ट में 4s होता है 3d, तो वैसे तो हम लास्ट में 3d में भरते हैं, लेकिन बाहर निकालते समय 4s से निकालते हैं क्योंकि ये 4th पीरियड का है। 1 2 3 4 तो यहाँ पे से बाहर निकलेगा, पहले थर्ड से नहीं जाएगा, 4s से बाहर निकालेगा। तो आपको पता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करनी है तो +2 तब आएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 4s से चलेंगे तो 3d में बचे 1, तो 3d ऑर्बिटल बना लेंगे। तो d में एक ही अनपेयर है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसे अनपेयर्ड है, पेयरिंग में नहीं है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कलरफुल होगा और पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। एक और एग्जांपल बात करें 29 वाले कॉपर की, तो कॉपर का होता है 4s1 3d10, सबको पता है, एक्सेप्शन केस है। कॉपर के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकलेगा तो 3d9 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी भी देखेंगे तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये मैं सोच रहा कि पेयर्ड है, एक अनपेयर अभी भी प्रेजेंट है तो कलरफुल और इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर की हो जाएगी। इस तरीके से बाकी सबका कर सकते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर बता चुका हूँ। Zn का देखेंगे तो Zn का होता 4s2 3d10 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो 3d में बचते 10 बचते तो ये भी फिल हो जाता है, ये फिल हो जाता है, तो सारे पेयर्ड है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो कलरलेस और आपका डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है Zn+2, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। आप लोग सबको खोल करके एक एक करके चेक कर सकते हैं, मैंने जनरली बता दिया आपको किस तरीके से चेक करना है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो गई, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर आयन बनाते हैं, तो आपको पता ही है कलरफुल या कलरलेस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तो कंडीशन हो गई कि कब कलरफुल होगा या कलरलेस होगा। लेकिन कलर शो करने के मैं रीजन पे अगर आपको बताऊं तो कलर शो करने का रीजन क्या है? एक्चुअली आपके डी ऑर्बिटल है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये लोअर एनर्जी लेवल E1 या हायर एनर्जी लेवल E2। तो सपोज CFT के अकॉर्डिंग आपके पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे बनाओ, चाहे तो मैं ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये 2 पार्ट में टूटता है, 3 ऑर्बिटल एक साथ और 2 ऑर्बिटल एक साथ, तो इसे T2G और इसे EG कहते हैं।
CFT के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप लोअर एनर्जी लेवल E1 और आप हायर एनर्जी लेवल E2 से समझो। तो यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन है, आपने इसे SU लाइट दी, सनलाइट दी, तो रेडिएशन प्रोवाइड करेगी, यूवी विजिबल रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर चला जाता है। और आफ्टर सम टाइम 10⁻⁸ सेकंड बाद ही इतनी स्पीड में ही ये अपनी एनर्जी लूज करता है और फिर से ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाता है। ये आपका ग्राउंड स्टेट, ये आपका एक्साइटेड स्टेट, और फिर से ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं इस फिनोमिना को, और इस फिनोमिना को इमिशन कहते हैं। तो when an electron gains some amount of energy in the form of SU, then electron get excited and moves from lower energy level to higher energy level. After some time it releases its energy and come back to the ground state. तो ये जो रिलीज एनर्जी है वही एनर्जी कलर्ड की फॉर्म में दिखाई देती है, और इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड आयन बनाते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी में ही जाते हैं, तो इस पूरे फिनोमेना को डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट shows colored ion due to DB ट्रांजिशन। तो ये पूरा फिनोमेना DB ट्रांजिशन पे बेस्ड है, DB ट्रांजिशन कहलाता है। तो वो आपको ये समझ आया होगा, कलर्ड आयन शो करते हैं, कलर्ड आयन का रीजन। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे मैंने आपको बोला था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? कोई भी एटम है, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट के पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोर ने ऐसा कहा था, बोर के एटॉमिक मॉडल जो उसने नील्स बोर ने 1913 में दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का फोर्स होता है, उस पर चार्ज होता है। तो जब वो मूव करता है, तो जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो वो दो तरीके से मूव करता है, एक तो ऑर्बिट मोशन करता है और एक स्पिन मोशन करता है। तो जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है जनरली। और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, तो वहीं से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आता है, मैग्नेटिज्म उसके अंदर आता है। इस फिनोमिना को मैग्नेटिज्म भी कह देते हैं। और जब वो आपके पास आता है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सारा कुछ खेल जो है मैग्नेट डेवलप होने का, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो पैरामैग्नेटिक बोल देते हैं, और इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं तो डायमैग्नेटिक कह देते हैं। बाकी फेरो, फेरी, एंटी फेरो इस तरीके की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन डी ब्लॉक के लिए आपके पास इतना ही बहुत है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करा। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो प्रेजेंट से पैरामैग्नेटिक, एब्सेंट तो डायमैग्नेटिक। तो ये चार प्रॉपर्टीज होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे मैं और आगे बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।